इमेजिन करके देखिए कि आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी ट्रक्स और बसेस दौड़ रही हैं, हर 3 में से एक पर लिखा है अशोक लीलैंड। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बैकबोन है। मुंबई की आइकॉनिक डबल डेकर बसेस से लेकर इंडियन आर्मी के ताकतवर स्टैलियन ट्रक्स और बच्चों को महफूज घरों तक पहुंचाने वाली सनशाइन स्कूल बसेस तक, अशोक लीलैंड हमेशा से हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक खामोश मगर मजबूत हिस्सा रही है। मगर इस मकाम तक पहुंचने की कहानी आसान नहीं थी। बात शुरू होती है 1948 से। पार्टीशन के बाद के दिन थे, सनत कमजोर, सड़कें टूटी फूटी और उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। इसी वक्त के एक फ्रीडम फाइटर राघवनंदन सरन, जिनका बचपन कार वर्कशॉप में गुजरा था, इसने सोचा भारत को सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी चाहिए। विजन साफ था, मेक इन इंडिया के जज्बे के साथ अपनी गाड़ियां अपने हाथों से अपने मुल्क में बनानी हैं। फैमिली की मदद के साथ और अपनी कुछ सेविंग्स जोड़कर इन्होंने चेन्नई उस वक्त के राजाजी सलाई पर अशोक मोटर्स की बुनियाद रखी और कंपनी का नाम अपने इकलौते बेटे अशोक के नाम पर रखा। और यहीं से आगाज होता है एक आम से इंसान के एक बहुत बड़े विजन का। राघवनंदन सरन के लिए शुरू के दिन आसान नहीं थे। इंग्लैंड से पार्ट्स आते थे, ऑस्टिन A40 कार्स यहाँ असेंबल होती थीं, रॉ मटेरियल कम, स्किल्ड लेबर कम और फंडिंग तो बार बार हाथ खींच लेती थी। मगर राघवनंदन सरन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ब्रिटिश इंजीनियर्स को बुलाया, नए इंडियन इंजीनियर्स और मैकेनिक्स को ट्रेन किया और सबसे अहम इंडियन रोड्स के मुताबिक कार में तब्दीलियां की, जिसके नतीजे में लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इंडिया मेड व्हीकल्स पर ट्रस्ट करना शुरू किया। हालांकि यहाँ उस वक्त फोर्ड और चेवरोलेट जैसे नेम्स बाजार पर हावी थे। उसके बाद इनको जल्द ही यह एहसास हो चुका था कि पैसेंजर्स कार्स के मुकाबले में यहाँ कमर्शियल व्हीकल्स की ज्यादा जरूरत है। और यही वो मोड़ था जब अशोक मोटर्स ने इंग्लैंड की लीलैंड मोटर्स से बातचीत शुरू की। और उस जमाने के मदारा स्टेट, जिसमें आज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला के कुछ हिस्से शामिल हैं, यहाँ के इन्वेस्टर्स ने भी मिलकर कंपनी में इन्वेस्ट किया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि फिर अचानक एक भयानक वाकया पेश आता है। 1953 में राघवनंदन सरन का प्लेन क्रैश हो जाता है और इस तरह मुल्क एक विजनरी खो देता है और कंपनी एक बड़े सवाल के साथ रह जाती है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। मदारस हुकूमत और शेयर होल्डर्स ने फैसला किया कि ये ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। 1954 में लीलैंड मोटर्स के साथ बाकायदा पार्टनरशिप हुई और अशोक मोटर्स बन गई अशोक लीलैंड। ब्रिटिश एक्सपर्ट्स आए, ट्रेनिंग हुई और फिर इंडियन रोड्स की हकीकत को सामने रखते हुए 1954 में लॉन्च हुआ कंपनी का पहला हैवी कॉमेट ड्यूटी ट्रक। 7500 किलो वजन, मजबूत चेसीज और मेंटेनेंस में सस्ता। ये ट्रक इम्पोर्टेड ट्रक्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा ड्यूरेबल निकला, जिससे ताजर खुश हुए, ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ और जल्द ही इंडियन आर्मी ने भी इस कॉमेट पर एतमाद कर लिया। 1955 के आखिर में महज 252 एम्प्लॉयज के साथ 1000 यूनिट्स फरोख्त हुए, जो कि इस कंपनी के लिए उस जमाने के मुताबिक एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब मैनुअल स्टीयरिंग्स ने ड्राइवर हजरात की जान निकाल रखी थी। इसलिए 1969 में अशोक लीलैंड ने पावर स्टीयरिंग इंट्रोड्यूस करके कमर्शियल ड्राइविंग में एक इनकलाबी कदम उठाया। ये एक ऐसा कंफर्ट था जो तब लग्जरी लगता था। आर्मी की जरूरतें अलग थीं, ऐसा ट्रक जो पहाड़, रेगिस्तान, बारिश, बर्फ कहीं न रुके। कंपनी ने टेस्टिंग फेज में ट्रक्स को एक्सट्रीम ट्रायल से गुजारा। राजस्थान की तपती धूप, लद्दाख की बर्फीली चढ़ाइयाँ और हाई स्पीड बैलेंस टेस्ट। कई बार नाकामी आई, मगर हर फेलियर अगले डिजाइन की टीचर बनी। साल 1973 में एक बड़ा झटका आया और ब्रिटिश लीलैंड खुद फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गई। मगर अशोक लीलैंड ने नाम भी रखा और काम भी। साल 1976 में वाइकिंग बस लॉन्च की गई, जो इंतहाई ड्यूरेबल, फ्यूल एफिशिएंट, स्कूल, कॉलेजेस और स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत मुनासिब निकली और फौरी हिट साबित हुई। साल 2000 में इमिशन नॉर्म सख्त हुए, मार्केट ज्यादा कम्पिटिटिव हुआ और मैक्रो साइकिल्स ने कभी जीरो पकड़ा तो कभी ब्रेक लगाए। फिर भी अशोक लीलैंड ने इंजन और प्लेटफॉर्म्स पर कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट जारी रखा। साल 2020 में AVTR नामी मॉड्यूलर ट्रक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, जिसमें बॉडी कॉन्फ़िगरेशन, एक्सल ऑप्शन, लोड सेगमेंट सब कुछ एक कॉमन आर्किटेक्चर पर सेट किया गया, जिसकी वजह से कस्टमाइजेशन तेज हुआ, कॉस्ट बेहतर हुआ और अप टाइम बुलंद हुआ। और ये प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी वाकई गेम चेंजर साबित हुई। स्कूल ट्रांसपोर्ट में सनशाइन ने रोल ओवर कंप्लायंट बॉडी, इमरजेंसी एग्जिट, हाई विजिबिलिटी विंडोज और चाइल्ड फ्रेंडली एर्गोनॉमिक्स के साथ पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों का ट्रस्ट जीता। मार्केट पोजीशन की बात करें तो अशोक लीलैंड आज इंडिया में कमर्शियल व्हीकल्स की टॉप 2 कंपनियों में शुमार होती है और बसेस में ग्लोबल लेवल पर टॉप प्लेयर्स में आती है। M&HCV सेगमेंट में इसकी मार्केट शेयर 1/3 के आसपास रिपोर्ट होती है,
जबकि कंपनी के एक्सपोर्ट 50 प्लस कंट्रीज तक फैले हुए हैं। फाइनेंशियल्स भी इस टर्न अराउंड को वैलिडेट करते हैं। साल 2021 में रेवेन्यू तकरीबन 19,454 करोड़ रुपए था। 3 साल में बिजनेस साइकिल और प्रोडक्ट रिफ्रेश के साथ साथ ये बढ़कर 2024 में करीब 45,990 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी रेवेन्यू तकरीबन 2x हो चुका है। अशोक लीलैंड की कहानी सिर्फ फैक्ट्रीज और प्रोडक्ट्स तक महदूद नहीं, ये टैलेंट और स्किल की कहानी भी है। कंपनी ने सालों में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और टेक्नीशियन स्किल्स प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों को बेहतर रोजगार दिया है। आखिर में जरा पीछे देखते हैं कि एक फ्रीडम फाइटर ने पार्टीशन के जख्मों के बीच मदारस में एक छोटी सी यूनिट खोली। प्लेन क्रैश ने फाउंडर को हमसे जुदा कर दिया, मगर ख्वाब नहीं टूटा। तो अगली बार जब आप हाईवे पर हों और सामने एक मजबूत ट्रक या शहर में एक फंक्शनल बस आहिस्तगी से गुजरती हुई दिखे, तो नंबर प्लेट या लोगो पर नजर डालिएगा। बहुत मुमकिन है कि वो अशोक लीलैंड ही हो, एक ऐसा नाम जो 1948 से लेकर आज तक इंडिया के मोबिलिटी स्टोरी के साथ साथ कदम मिलाकर चल रहा है और कल को इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन के दौर में भी ये साथ निभाने को तैयार खड़ा है। अशोक लीलैंड के इस सफर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके लाजमी बताएं और मजीद इस तरह की रियल सक्सेस स्टोरीज को जानने के लिए सब्सक्राइब